नमस्कार, मेरे YouTube चैनल अ ब्यूटीफुल माइंड में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी का नाम है कलकत्ता में आँखों देखी। कहते हैं कि अगर आपकी जड़ें गहरी होती हैं तो आपकी शख्सियत में एक ठहराव, एक बड़प्पन होता है। जैसे एक पुरानी हवेली को अपनी खंडर होती दीवारों को छिपाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें इतना खुद एतमाद, इतना आत्मविश्वास होता है कि खंडर भी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ये बात शहरों के लिए भी सच है। आप दुनिया के पुराने शहरों को देखिए। लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, बुडापेस्ट, कायरो, पेरिस, सब भारी भरकम इतिहास और शख्सियत के मालिक हैं। ऐसा ही एक शहर है कलकत्ता, जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसके ऐबों में भी कशिश है। कलकत्ता से मेरी पहली मुलाकात 1987 में हुई। उसके बाद 2-3 बार और वहाँ जाना हुआ। मैं कलकत्ता शहर की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो किस्से मैं आपको सुनाऊंगी वो मेरी आंखों देखे तजुर्बे हैं, जिनके ज़रिए मेरा इस शहर से राब्ता हुआ। कलकत्ता में मेरे ताऊ ताई का परिवार था और कलकत्ता मैंने उनकी नज़रों से देखा। पहली बार हम ट्रेन से गए थे, सो कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर उतरना हुआ। हावड़ा हिंदुस्तान का शायद सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। भीड़, यात्रियों और सामान से खचाखच भरा हुआ। एक चीज़ मुझे बहुत निराली लगी। स्टेशन के कुछ प्लेटफॉर्म्स के बीचों बीच कार और टैक्सियों के लिए सड़कें बनी हुई हैं, तो टैक्सी और गाड़ियां सीधे प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। सारी टैक्सियां काले और पीले रंग की एम्बेसडर कारें थीं। उनको चलाने वाले ज़्यादातर ड्राइवर लंबे चौड़े सरदार जी थे, और जब मैंने उन सरदार जी ड्राइवरों को महारत से बांग्ला भाषा बोलते सुना तो उतना ही अटपटा लगा जैसे बनारस के घाट पर धोती कुर्ता पहने पंडित जी को भोजपुरी लहजे में अंग्रेजी बोलते सुनने के बाद लगा था। स्टेशन से निकले तो शानदार हावड़ा ब्रिज का नज़ारा देखने मिला। कलकत्ता में एक से बढ़कर एक पुरानी और शानदार इमारतें हैं। विक्टोरिया मेमोरियल, राइटर्स बिल्डिंग, सेंट पॉल्स कैथीड्रल, ईडन गार्डन्स, दक्षिणेश्वर मंदिर, मार्बल पैलेस इत्यादि। विक्टोरिया मेमोरियल खासा खूबसूरत है। संगमरमर से बनी बाग बगीचों के बीच बेहद खूबसूरत इमारत जो एकड़ों में फैली है। अंदर जाओ तो नायाब पेंटिंग्स और पिक्चर्स की भरमार है। किस्सा यूं है कि विक्टोरिया मेमोरियल उस ज़माने की अंग्रेज़ हुकूमत ने बनवाया था, ताजमहल को टक्कर देने के लिए और हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व जताने के लिए। इमारत बहुत ही खूबसूरत है, पर ताजमहल के आगे टिक नहीं पाती। शायद इसलिए कि ताजमहल की बुनियाद एक बादशाह की मोहब्बत थी और विक्टोरिया मेमोरियल की नींव एक गुलाम देश को नीचा दिखाने की नीयत। कलकत्ता में पहली बार एक सिनेगॉग देखने मिला, जो जूइश धर्म के लोगों की प्रार्थना करने की जगह है। कलकत्ता में किसी ज़माने में कई बगदादी जूस रहते थे। मशहूर अभिनेत्री नादिरा उन्हीं में से एक थी। कलकत्ता में पहली बार मेट्रो रेल के भी दर्शन हुए। इंडिया की सबसे पहली मेट्रो कलकत्ता में ही शुरू हुई थी। उस समय कलकत्ता मेट्रो के सारे स्टेशंस अंडरग्राउंड थे और एकदम मॉडर्न और साफ सुथरे। हैरानी की बात यह है कि कभी कभी जब आप मेट्रो स्टेशन से निकलते तो आपको कलकत्ता की मशहूर ट्राम का भी नज़ारा हो जाता। अब मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी और ट्राम 1902 में। कलकत्ता शायद हिंदुस्तान का वाहिद शहर है जहां आज भी ट्राम चलती है। कलकत्ता की 3 चीज़ें मुझे बहुत निराली लगी। उस शहर का ब्रिटिश राज से चलता आ रहा क्लब कल्चर, वहाँ का रेस कोर्स और डर्बी, और शहर की बेहतरीन पुरानी बेकरीज और मिठाई की दुकानें। कलकत्ता में मुझे कई पुराने और नामी क्लब्स में जाने का मौका मिला। टॉलीगंज क्लब, कलकत्ता स्विमिंग क्लब, सैटरडे क्लब, लेडीज़ गोल्फ क्लब, बंगाल क्लब एक्सेट्रा। इन क्लब्स के अंदर का माहौल, उनका मेन्यू कार्ड जो एंग्लो इंडियन डिशेस से भरा होता है, और शाम को खेले जाने वाला तंबोला, सब आपको 200 साल पहले के ब्रिटिश राज की याद दिलाएगा। हर क्लब का अपना ड्रेस कोड है और अपने नियम कानून। अगर आपको कलकत्ता के भद्रलोक समाज का नज़ारा करना है तो एक शाम इन्हीं में से एक क्लब में ज़रूर गुजारिए। कलकत्ता के रेस कोर्स पर मुझे घोड़ों से जुड़े 3 खेलों का नज़ारा मिला: हॉर्स रेसिंग, टेंट पेगिंग और पोलो। रेस कोर्स पर एक मज़ेदार किस्सा भी हुआ। रेस कोर्स पर हम ने गुमनाम घोड़े पर 10 रुपये का टिकट खरीदा
और बाजी लगाई। परिवार के हम 8 लोग थे और टिकट महज एक खरीदा गया, और वो भी 10 रुपये वाला। रेस में 9 घोड़े दौड़ रहे थे और इत्तफाकन हमारा घोड़ा सबसे आगे निकल गया। हमारे परिवार में सबकी आवाज़ें खूब बुलंद हैं और हम अपनी खुशी का इजहार खूब शोर मचाकर कर रहे थे। हमारी खुशी को देखकर बगल में बैठी एक भद्रलोक महिला ने धीरे से पूछा, आपने कितने पैसे लगाए हैं? अम्मा ने जवाब दिया, 10। सुनकर महिला ने फिर गंभीर आवाज़ में पूछा, 10,000 कि 10 लाख? अब अम्मा क्या बताती कि हमने 10 रुपये लगाए थे और उस 10 रुपये के लिए हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। आखिर में हमारा घोड़ा जीता तो नहीं, पर हमने रेस के पूरे मज़े लेकर अपने पैसे वसूल कर लिए। कलकत्ता डर्बी पुराने दिनों से चला आ रहा है और हॉर्स रेसिंग का मुकाबला है। उस साल यानी 1987 में कलकत्ता डर्बी अजहर नाम के घोड़े ने जीता था। जीत हार से ज़्यादा मुझे उस ढलती शाम का कलकत्ता रेस कोर्स का माहौल याद है। सुंदर घोड़े और उनकी सवारी करने वाले चुस्त जॉकी, धुंध, शोर, फैशन, स्टाइल, उम्मीद, मायूसी और बेपर्दा जज्बात, वो माहौल मेरे दिमाग में कहीं छप सा गया है। कलकत्ता में कई नामी पुरानी बेकरीज हैं, जिनमें से 2 मुझे बखूबी याद हैं। पहली नहोम एंड सन्स और दूसरी फ्लूरीज। इनके मेन्यू कार्ड्स के कुछ आइटम्स के नाम मुझे आज भी याद हैं: प्लम केक, मर्जीपान, लेमन टार्ट, आमंड पेस्ट्री, वियनीज कॉफ़ी, मिन्स कटलेट, चिकन पफ, फिश चॉप एक्सेट्रा। कहते हैं कि रसगुल्ले का इजाद कलकत्ता में हुआ था। रसगुल्ले को बनाने का श्रेय कोलकाता के मशहूर मिठाई वाले केसी दास एंड सन्स को दिया जाता है। कलकत्ता के हर गली नुक्कड़ में बेहतरीन मिठाई और खाने की दुकानें हैं और दिल्ली के मुकाबले इनके दाम बहुत ही वाजिब लगे। कलकत्ता में मिठाई को मिष्टी बोलते हैं, और क्या लाजवाब मिष्टी! रसगुल्ला, मिष्टी दही, चमचम, लैंगचा, संदेश और रसमलाई। खाने में दम आलू, चना दाल और लूची, माछे झोल यानी फ़िश करी, चिंगड़ी मसाला, कलकत्ता के खास चिकन और मटन रोल और ईरान से आया चेलो कबाब। चाइनीज़ खाना खाने हम कलकत्ता के पूर्वी छोर पर बसे चाइना टाउन में गए, जहां लगभग 5,000 चाइनीज़ मूल के लोग बाग रहते हैं। चाइना टाउन में बहुत सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और चमड़े की दुकानें हैं, और वहाँ के ज़्यादातर रहने वाले इन्हीं तीनों जगह काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता में खाने के दाम रीज़नेबल हैं। कहते हैं कलकत्ता में आप आज भी 30-40 रुपये में आराम से दिन गुजार सकते हैं। कलकत्ता में एक चीज़ मुझे बहुत खटकी, हाथ से चलाने वाला रिक्शा। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां दिल दहला देने वाली गरीबी है, पर जब आप पहली बार किसी इंसान को रिक्शे के आगे जुता देखते हैं तो दिल भर आता है। कलकत्ता की 3 और खूबियां हैं जो बड़ी गौरतलब हैं। पहली है शहर में विरोध या प्रोटेस्ट का कल्चर, दूसरी कलकत्ता की गली नुक्कड़ की अड्डेबाजी, और तीसरी कलकत्ता के आम शहरी की कला और फाइन आर्ट्स में रुचि। मुझे नहीं लगता कि जितने प्रोटेस्ट्स और हड़ताल कलकत्ता में होते हैं वो कहीं और होते होंगे। कहीं जलूस तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च। विरोध करना इस शहर की हॉबी और पैशन दोनों है। देश विदेश में कोई भी मुद्दा हो, उसका विरोध कलकत्ता के किसी भाग में ज़रूर होगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये अड्डेबाजी क्या चीज़ है। चाय की दुकान या फिर गली के किसी कोने में बैठकर बिना टाइम या मौका देखे दुनिया भर के मुद्दों की चर्चा करने को अड्डेबाजी कहते हैं। चाहे श्रीलंका जिम्बाब्वे का क्रिकेट मैच हो या कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्में, दुनिया भर का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिनकी चर्चा अड्डे पर नहीं होती। अड्डा जमाना अपने आप में एक भारी भरकम कला है और कलकत्ता शहर इस कला में माहिर है। मैं कलकत्ता के जिस भी परिवार से मिली, हमेशा एक पेंटर, गायक या पोएट उसमें ज़रूर मिला। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रवींद्रनाथ टैगोर और नज़रुल इस्लाम की रचनाएं जिंदा हैं और कलाकारों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मुझे ये बात बहुत काबिल तारीफ़ लगी कि बंगाली माता पिता अपने बच्चों में पेंटिंग, पोएट्री और संगीत की कला को उभारने का भरसक प्रयास करते हैं। और जाते जाते एक और मज़ेदार किस्सा।
हम कलकत्ता में एक बंगाली फिल्म की शूटिंग देखने गए। सेट पर एक बहुत ही सभ्य शाइस्ता 50-55 साल के सज्जन से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे एक दो सवाल पूछे तो मैंने भी उनसे पूछ लिया कि आप फिल्मों में क्या करते हैं। हंसते हुए अंग्रेजी में बोले कि छोटा मोटा एक्टर और डायरेक्टर हूँ। जब हम सेट से निकले तो मैंने देखा कि उन सज्जन के इर्द गिर्द कई फैंस मंडरा रहे थे। बाद में पता चला कि वो सज्जन मशहूर बंगाली अभिनेता सौमित्र चैटर्जी थे। कलकत्ता की तरह सौमित्र चैटर्जी की शख्सियत में भी बड़प्पन था, वही ठहराव वाला बड़प्पन।